नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बड़े अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और यह हमारे काम करेगी उन सभी परीक्षाओं में जो फरवरी 2027 तक आयोजित होने वाली है। चाहे वो टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी हो, चाहे वो राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं आरएएस का प्री हो, चाहे वो आपके एसआई जो सितंबर में आयोजित होने वाली है, इसमें तकरीबन 16 से 17 प्रश्न इकोनॉमिक्स के आते हैं, लगभग 10 एक सवाल सीधे-सीधे यहाँ से आते हैं। चाहे वो सीईटी का एग्ज़ाम हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स, जो राजस्थान सरकार कंडक्ट करवाने जा रही है फरवरी 2027 तक, उन सभी परीक्षाओं में यह डायरेक्ट इनडायरेक्ट समीक्षा पूछी जाती है। ये ज्योग्राफी में भी पूछी जाती है, इकोनॉमिक्स में भी पूछी जाती है, करंट की योजनाओं में भी पूछी जाती है। इसमें टोटल 8 अध्याय हैं। टोटल कितने? 8 अध्याय हैं और 8 लेसन हैं और 8 अध्यायों के अंदर हमें सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग हो, चाहे सेवा हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे ऊर्जा हो, पर्यटन, सभी प्रकार की योजनाएं वगैरह, सारा कुछ समीक्षा में लिखा होता है। समीक्षा गवर्नमेंट का साल भर का ब्यौरा होता है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि साल भर के पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने कौन-कौन से कार्य किए, सरकार की क्या-क्या उपलब्धियां रही। तो आर्थिक समीक्षा सरकार की आर्थिक नीतियों का एक पूरा का पूरा आईना होती है और इसके अंतर्गत सरकार बताती है कि हमने एग्रीकल्चर में क्या किया, जिससे हमारी प्रोग्रेस क्या हुई, ग्रोथ रेट क्या हुई, हमारी स्टेट जीडीपी की क्या स्थिति है, इसको बढ़ाने के लिए हमने क्या-क्या प्रयास किए। तो सभी प्रकार की जानकारियाँ इसमें रहती है आर्थिक समीक्षा में और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो प्री परीक्षाओं में, मुख्य परीक्षाओं में, सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे और हमारा जो पहला टॉपिक होता है वो होता है आर्थिक समीक्षा का सारांश। सारांश सबसे पहले हम इसलिए बता रहे हैं कि इसमें टोटल जो 8 चैप्टर है समीक्षा के अंदर, इन 8 चैप्टर का ब्रीफ जो है नटशेल में स्टार्टिंग में हम पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद हम पहले टॉपिक पे आएँगे जिसका नाम होगा कृषि। इसको पढ़ लोगे तो मुझे लगता है कि अ, जितने भी छोटी एग्ज़ाम्स हैं आरएस को छोड़ के, तो उनमें तो इस टॉपिक से प्रश्न आ जाता है। आरएस वगैरह के लिए आपको समीक्षा के सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि 12-15 कक्षाओं में पूरी समीक्षा को मैं अच्छी तरीके से समझा दूँ। हमने थोड़ा-सा इस बार एआई का यूज़ किया है और एआई के ज़रिए डॉक्यूमेंट्स, डेटा को थोड़ा-सा हमने बढ़िया तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि इसमें सीधी-सीधी बात ये है कि समीक्षा है तो मुझे पीपीटी लाना ज़रूरी भी है, क्योंकि बिना पीपीटी के ये सारे डेटा हम आपको बता ही नहीं पाएँगे। तो हम शुरू करेंगे, उससे पहले पूरा एआई से हमने इस बार इसको डेटा वगैरह सेट किए हैं, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगा, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग भी होगा, आकर्षक भी होगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको बढ़िया तरीके से आप तक पहुँचाने में कामयाब रहूँ और आप उसको ध्यान से सुनोगे तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। ये पीपीटी मैं शेयर कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरी नाम से जो है, वहाँ पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और इसके साथ वीडियो के साथ उसको देख सकते हो। मैं टॉपिक शुरू करूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा-सा समीक्षा के बेसिक्स जो है, वो आपको समझा देता हूँ। जिसमें जैसे जीडीपी क्या होता है ना? एक तो मुझे थोड़ा ये समझाना पड़ेगा। पर कैपिटा इनकम, पीसीआई क्या होता है? प्रचलित मूल्य क्या होते हैं? कि छोटे-छोटे शब्दावली जो है और स्थिर मूल्य क्या है? ये छोटी-छोटी शब्दावली मुझे थोड़ी पहले समझानी पड़ेगी। नहीं तो क्या है कि फिर पूरी समीक्षा में ये शब्दावली चलेगी तो आपको अगर समझ में नहीं आई हुई है, तो थोड़ा दिक्कत वाला पॉइंट हो जाएगा। चलो मैं सबसे अच्छा जीवीए क्या होता है? ये सारे पॉइंट मैं सबसे पहले आपको थोड़ा-थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर चलेंगे, ठीक है? अब बिल्कुल शांति से समझोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं आता हूँ जीडीपी क्या होती है? जीडीपी देखो, हम इसको 2 रूप में ले सकते हैं जीडीपी को। जैसे एक तो होती है नेशनल जीडीपी और एक तो नेशनल जीडीपी तो देश की जीडीपी हो जाएगी। एक होती है स्टेट जीडीपी, जो राज्य की जीडीपी जिसे हम कह सकते हो। अब राज्य की जो जीडीपी है, स्टेट जीडीपी, इससे तो आपको समझ में आ गया कि पूरे देश की अगर अपन बात करेंगे
तो उसको अपन केवल जीडीपी बोलते हैं। अगर पर्टिकुलर किसी स्टेट की बात करते हैं जैसे राजस्थान की, तो राजस्थान के संबंध में राजस्थान का एसजीडीपी, गुजरात के संबंध में गुजरात का एसजीडीपी, मध्य प्रदेश के संबंध में मध्य प्रदेश का एसजीडीपी और महाराष्ट्र के संबंध में महाराष्ट्र का एसजीडीपी। तो हर स्टेट का एसजीडीपी अलग होता है और फिर एक पूरे देश का जीडीपी याद करेंगे तो वो जीडीपी हो जाती है। दोनों में समानता क्या है, दोनों होते क्या है? देखो आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना कि जो इसमें वर्ष भर की बात होती है, वर्ष भर। अब वर्ष भर का मतलब होता है यहाँ पे वित्त वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। देखो अर्थशास्त्र में जब जब साल भर लिखा है तो आप समझ लेना कि ये फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। अर्थशास्त्र में साल का मतलब होता है वित्त वर्ष है और हमारा जो वित्त वर्ष काउंट होता है वो आपको अच्छे से पता है कि वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और आगे मार्च तक चलता है। ठीक है, तो मार्च होता है 31 का, 31 मार्च तक वित्त वर्ष कुछ यूं रहता है। इसीलिए अर्थशास्त्र में जो आंकड़े होते हैं वो यूं आता है 22-23 के आंकड़े, 23-24, 24-25। और 24-25 का क्या मतलब हुआ? जैसे 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। अभी जैसे इस समय की मैं बात करूं तो ये 25-26 का साल चल रहा है। कैसे? 1 अप्रैल 2025 को ये शुरू हुआ, अभी तो 26-27 का साल शुरू हो गया, अभी 26-27 का साल चल रहा है। 1 अप्रैल 2026 से ये वित्त वर्ष शुरू हुआ है और 31 मार्च 2027 के अंदर ये वित्त वर्ष समाप्त हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? 26-27। इसलिए अर्थशास्त्र में हमेशा ऐसे लिखा जाता है 2026-27। ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि वित्त वर्ष 26 में शुरू होगा और 27 में खत्म होगा। तो देखो जीडीपी में एक तो बात ये ध्यान रखनी कि जीडीपी साल की ज्ञात की जाती है। जीडीपी के अंदर जीडीपी का जो आंकड़ा होता है साल में एक बार आता है। हालांकि आप उसको ग्रोथ रेट तो आती रहती है बट साल पूरे का देखा जाता है इसमें। अब वर्ष भर, ये तो बात आपको समझ में आ गई। दूसरा, घरेलू सीमाएं। अब घरेलू सीमा का क्या मतलब होता है? इसके मतलब बड़े लंबे चौड़े हैं, पर अभी मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो जैसे राजस्थान स्टेट है जिसमें 41 डिस्ट्रिक्ट है, तो राजस्थान के सभी जिलों के अंदर जो भी वर्ष भर में जो भी कुल उत्पादन होगा उसका जो मार्केट वैल्यू है उसी को हम जीडीपी कहते हैं, स्टेट जीडीपी कहते हैं। अभी हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो मैं केवल राजस्थान को समझाऊंगा। तो घरेलू सीमाओं के भीतर प्रोडक्शन कहाँ होना चाहिए? घरेलू सीमाओं के भीतर कितने समय का प्रोडक्शन? साल भर का प्रोडक्शन। अब आप मुझे ये वापस कह सकते हो सर घरेलू सीमा के अंदर वर्ष भर के अंदर कौन सा प्रोडक्शन? तो आपको ये पता है कि पूरे मार्केट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी बिंदु हैं, जितने भी आपके कैटेगरी है, उनको 2 भागों में बांट दिया जाता है, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स में सारी वस्तुएं आती है जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो। जैसे रिमोट है, इसको हम गुड्स कहेंगे। बोर्ड गुड है, ये पेन भी गुड्स में आता है, कैमरा भी गुड्स में आता है, आपके हाथ में जो मोबाइल है ये भी गुड्स में आता है। ये सारे गुड्स हैं, जैसे जो भी चीजें। और अब आप जिसको भी टच कर सकते हो ये सारे के सारे गुड्स कहलाती है। कुर्सी पे बैठा हूं तो गुड्स है, लाइट चल रही है गुड्स है, एसी चल रहा है गुड्स है, मेरे सामने कैमरा है गुड्स है, गेट लगा हुआ है गुड्स है। दूसरी होता है सेवाएं। सेवाएं वो होती है जो अदृश्य होती है। जैसे मैं अबार्ड में बैठ के पढ़ा रहा हूँ और आप किसी अन्य जिले में अन्य जगह बैठ के सुन रहे हैं, तो मैंने कोई वस्तु नहीं दी आपको, मैंने आपको सेवा दी। मैं चाहूँ तो इसका चार्ज ले सकता हूँ, मैं निःशुल्क सेवा भी कर सकता हूँ। तो बात यह है कि सेवाएं वो होती है जो अदृश्य होती है, जिसको आप छू नहीं सकते। तो जैसे मेडिकल, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको चेक किया, चेक करके आपको ट्रीटमेंट दिया। अब डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया आपको और आपने उसको 500-700 रुपये कंसल्टिंग फीस दे दी। ये क्या था? ये गुड्स नहीं था, ये सर्विस थी। अब डॉक्टर ने टैबलेट्स लिख के दी, आप मार्केट में गए, आपने टैबलेट खरीद ली, वो टैबलेट गुड्स में आ जाएगी। आपने एक्सरे करवा दिया, ये सर्विस में चला जाता है। आप किसी होटल में गए, वहां रुके, रात को स्टे किया, सुबह चेकआउट करके चले गए, ये सर्विस थी। आपने ट्रेन की यात्रा कर ली या हवाई जहाज की यात्रा कर ली या किसी कार की यात्रा कर ली, ये सर्विसेज में आती है। तो होटल, बीमा, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, मेडिकल, ये सारी की सारी सर्विसेज होती है। इसमें आप ले कुछ नहीं आते हैं, बल्कि
आप सर्विस का यूज करते हैं। तो मार्केट के अंदर दो ही कैटेगरी होती है, गुड्स एंड सर्विस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इन दोनों का जो उत्पादन होता है, अब वस्तु और सेवाएं, और आपको पता होगा जीएसटी लगती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मार्केट में जितनी भी गुड्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, इनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम जीएसटी कहते हैं। 2016 से शुरू हुआ, उससे पहले अलग अलग टैक्स हुआ करते थे। तो अब आप इसको समझना, तो एक साल के अंदर किसी भी स्टेट, अब अपन अगर एसजीडीपी की बात करें, तो एक वर्ष के भीतर किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी जो मार्केट वैल्यू है, बाजार का जो मूल्य है, उस बाजार मूल्य का योग क्या कहलाता है? एसजीडीपी कहलाता है। हालांकि इसको मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊं तो लंबा लेक्चर हो जाता है। हम जीडीपी पढ़ाते हैं तो 10-12 कक्षाएं लगती है, पर यहाँ पे मुझे केवल आपको सिंपल तरीके से समझाना है, एक इतना कि आगे मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊं तो आपको ये समझ में आने में दिक्कत नहीं होगी एसजीडीपी है क्या। तो एसजीडीपी की डेफिनेशन में आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है। एसजीडीपी हो चाहे नेशनल जीडीपी हो, एक तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि एक राज्य या राष्ट्र की घरेलू सीमाओं के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजार मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। और ये उत्पादन पर्टिकुलर किसी वित्त वर्ष के भीतर का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अभी अपन 26-27 में जी रहे हैं और आपने 24-25 का उत्पादन भी काउंट कर लिया है, तो फिर वो जीडीपी का आंकड़ा सही नहीं है। आपको उसी वर्ष के आंकड़े याद करने हैं। आपको दूसरे स्टेट का प्रोडक्शन भी काउंट नहीं करना, आपको अपने स्टेट का ही काउंट करना है। आपको वस्तु और सेवाओं का सारा उत्पादन काउंट करना है और बाजार मूल्य के हिसाब से काउंट करना है। अब देखो, कुल उत्पादन में भी एक चीज ध्यान रखनी है हमें। प्रोडक्शन भी 3 टाइप से होता है, एक प्राथमिक होता है, एक मध्य होता है और एक अंतिम उत्पादन होता है। अब इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे गेहूं, आपके खेत में गेहूं हुआ, गेहूं प्राइमरी प्रोडक्शन है। अब गेहूं जाएगा मंडी के अंदर। अब मंडी के अंदर गेहूं बेच दिया गया। अब ये बेचना, यहाँ पे ये बेचने का लेन देन हो रही है, ये सारा का सारा मध्यम स्तर है। यहाँ गेहूं बेकरी वाले ने खरीद लिया, बेकरी वाले ने गेहूं के बिस्किट बना दिए, या मील वाले ने खरीद दिया और गेहूं से आटा बना दिया। आटे का एक पूरा का पूरा 5 किलो का पैकेट मार्केट में आ गया और बिस्किट भी मार्केट में आ गया। वहां पे आप गए, वहां पे आपने आटा भी लिया, बच्चों के लिए बिस्किट भी लिए, वो लेके आप घर आ गए। अब घर आने के बाद बच्चों ने आपने यूज कर लिया, तो अब जो आटा और बिस्किट है वो अंतिम उत्पादन है। इसके अंदर जीडीपी में हमेशा अंतिम उत्पादन काउंट किया जाता है, प्राइमरी उत्पादन या मध्यम स्तर पर काउंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी। अगर आप गेहूं की रेट काउंट कर लोगे तो वो भी काउंट हो जाएगा, फिर मंडी के अंदर काउंट हो जाएगा, फिर बिस्किट का भी काउंट हो जाएगा। तो एक ही वस्तु का अगर आप 3 बार काउंटिंग करोगे तो जीडीपी का आंकड़ा 3 गुना बढ़ जाएगा, जबकि प्रोडक्शन तो एक ही है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि कुल उत्पादन में अंतिम उत्पादन काउंट किया जाता है, लास्ट उत्पादन। और अंतिम उत्पादन वो होता है कि उसके बाद उसका वापस कोई भी उपयोग नहीं है। लास्ट में कंज्यूम कर लेता है, तो उसको हम अंतिम उत्पादन कहते हैं। तो जीडीपी जो होती है ना, ये किसी भी देश की या राज्य की अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य दिखाता है कि अर्थव्यवस्था की हेल्थ कैसी है। अगर जीडीपी के आंकड़े बढ़िया चल रहे हैं, मतलब इकोनॉमी बढ़िया है। अगर जीडीपी का आंकड़ा गिर रहा है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी की स्थिति ठीक नहीं है। तो ये आर्थिक स्वास्थ्य बताता है। जीडीपी क्या बताता है? आर्थिक स्वास्थ्य बताता है कि किसी भी स्टेट या देश के अंदर इसकी इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है, डाउनग्रेड में है या स्टेबल बनी हुई है। अगर प्रोग्रेस कर रही है तो बढ़िया बात है, डाउनग्रेड है तो फिर उसको ठीक करने के क्या प्रयास हो सकते हैं, और अगर स्टेबल है तो उसको मोमेंटम कैसे दिया जाए। इसलिए ये
जीडीपी का सबसे बड़ा उपयोग ये होता है कि इकोनॉमी की हालत बता देता है आपको। दूसरा, आपको तुलनात्मक अध्ययन करवा देता है। पता चल जाता है कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था ज्यादा पावरफुल है कि गुजरात की, कि राजस्थान की। जिसकी जीडीपी अधिक होगी वो रैंकिंग में टॉप चला जाएगा, जिसकी जीडीपी डाउन होगी वो रैंकिंग में नीचे आ जाएगा। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इनकी जीडीपी बढ़िया है। राजस्थान, बिहार, यूपी, इनकी जीडीपी डाउन है। इससे पता चलता है कि किस देश की सरकार इकोनॉमी को लेकर कितनी कॉन्शियस है। इसलिए ध्यान रखना कि जीडीपी का उपयोग न केवल आर्थिक स्वास्थ्य निकालने के लिए, बल्कि जीडीपी विभिन्न राज्यों या देशों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन भी करता है। इससे पता चल जाता है कि किस देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है। तो इससे हमें जीडीपी से इकोनॉमिक सिनेरियो पता चल जाता है। तीसरा, अगर जीडीपी में से पॉपुलेशन का भाग दे देते हैं आप जनता का, तो आपको एक मोटा मोटा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भी मिल जाती है। ठीक है ना। जैसे लाख रुपए जीडीपी आ गई और जनता टोटल 100 है, तो लाख बटे 100 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके 1000 रुपए प्रति व्यक्ति आए, है ना। प्रति व्यक्ति आय हमेशा सभी नागरिकों की कॉमन रहती है। जैसे एक हॉल में 5 लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति के पास में 1 लाख रुपए है, चारों के पास में 0 रुपए है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? 1 लाख बटा 5, अर्थात 20,000 रुपए। अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के अनुसार सभी के पास में 20-20,000 रुपए है, जबकि एक्चुअल स्थिति ये है कि एक के पास में लाख है। तो आय की विषमता जितनी अधिक होती है, उतना ही आपकी पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, अर्थव्यवस्था की, लोगों की वास्तविक स्थिति को नहीं बता पाता। ठीक है। तो एक तो ये पीसीआई याद करता है, तुलनात्मक अध्ययन कर लेता है, अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य बता देता है जीडीपी, और स्टेट की निकालते तो हम इसको एसजीडीपी बोलते हैं। तो ये जीडीपी के फायदे हैं। अच्छा, इसमें जीडीपी में ये भी पता चल जाता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो पिछले साल की तुलना में क्या स्थिति है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि जैसे 2025-26 में ऐसा मानते हैं कि जीडीपी है वो 1 लाख रुपए थी। कितनी मान ली हमने? 1 लाख रुपए। अभी क्या हुआ कि 2026-27 और इसमें हम मान लेते हैं कि जीडीपी 1.10 लाख रुपए हो गई। कितनी हो गई? 1.10 लाख रुपए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी में ग्रोथ हुई है। कितनी हुई है? 10% ग्रोथ हुई है। तब हम क्या लिखते हैं? 10% ग्रोथ रेट। क्या लिखते हैं? ग्रोथ रेट कितनी है? 10%। और मान लेते हैं कि ये 1.10 लाख की जगह अगर ये 1 लाख ही रहता, तो हम कहते ग्रोथ रेट कितनी है? 0%। इस कंडीशन में ग्रोथ रेट 0% ग्रोथ रेट, मतलब इकोनॉमी स्टेबल बनी हुई है। और मान लेते हैं कि ये 90,000 रहता, अगर ये मान लें कि 90,000 रुपए हो गई, तो लाख रुपए से 90,000 होने का मतलब क्या हुआ कि ये 10% डाउन हो गई है। इसको हम कैसे लिखते? माइनस में 10%। ग्रोथ रेट कितनी है? 10%, बट कैसी है? माइनस में है। तो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट होती है ये इस प्रकार से काम करती है। अगर आप कहीं पे भी लिखो ना कि जीडीपी गिरी, बेसिकली जीडीपी नहीं गिरती है, ग्रोथ रेट गिरती है। और अक्सर होता यूं है कि ग्रोथ रेट गिरती नहीं है, मतलब यूं समझ लीजिए कि स्टेबल हो सकती है, ग्रोथ रेट माइनस में जाने के चांसेस कम होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इस तरह से जीडीपी काम करती है। तो अगर आप पढ़ो कि 5% ग्रोथ रेट है, तो आप समझ लेना कि पिछले वर्ष की तुलना में 5% जीडीपी का आंकड़ा बढ़ा है। अगर आप पढ़ो कि माइनस में 2% जीडीपी चली गई है ग्रोथ रेट, तो आप समझ लीजिए कि जीडीपी का जो मेन आंकड़ा था वो आंकड़ा 2% कम हो गया है। ठीक है। जीडीपी माइनस में नहीं जाती, ग्रोथ रेट माइनस में जा सकती है। जीडीपी माइनस में जाने का मतलब है कि 1 लाख से माइनस में 1 लाख हो जाना या माइनस में रुपया हो जाना। अखबारी भाषा में ऐसे लिखा आता है, मतलब मुझे बड़ी ऐसे हास्यास्पद स्थिति होती है कि जीडीपी माइनस में गई। जीडीपी माइनस में कभी नहीं जाती है। जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में हो सकती है, क्योंकि जो ग्रोथ रेट होती है ना, जिसको मैं ऐसे शॉर्ट में जीआर लिख रहा हूँ, ग्रोथ रेट प्लस में भी हो सकती है, ग्रोथ रेट 0 भी हो सकती है, और ग्रोथ रेट माइनस में भी हो सकती है। तो जैसे अभी कोविड की स्थितियां 2 साल पहले बनी थी, तो ग्रोथ रेट माइनस में गई थी,
और जब स्थितियां ठीक ठीक होती है तो ग्रोथ रेट पॉजिटिव होती है, और बहुत कम संभावना है कि ग्रोथ रेट 0 हो, क्योंकि प्लस माइनस चलता रहता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि ग्रोथ रेट ऊपर नीचे होती है, जीडीपी कभी भी माइनस में नहीं जाती। जीडीपी माइनस में जाने का क्या मतलब है कि प्रोडक्शन 0 हो सकता है, प्रोडक्शन माइनस में कैसे होगा? आप ये सोचिए, जैसे कोई टायर की फैक्ट्री बंद हो गई ना, तो 0 प्रोडक्शन हो सकता है, पर माइनस का प्रोडक्शन मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए अखबार में जो भाषा आती है वो बहुत गलत आती है। तो ये ग्रोथ रेट कैसे ज्ञात करते हैं? जीडीपी के अंदर पिछले साल की तुलना में कितना चेंजेस आया, उसको हम ग्रोथ रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ रेट कहते हैं, वृद्धि दर बोलते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये जीडीपी क्या है ये समझ में आ गया होगा, प्रति व्यक्ति इनकम भी समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं समझाना चाह रहा था कि जो जीडीपी है, ये बेसिकली इसकी खास बात ये भी है कि ये सरकार की इनकम नहीं, ये महज एक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन है, आंकड़ों का प्रदर्शन है। आप इसको सरकार की इनकम मत समझना। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए कि हम कोचिंग पढ़ाते हैं, और यहाँ से जैसे कोचिंग मान लीजिए कि करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ, तो करोड़ रुपए सरकार की इनकम थोड़ी ना है। जीडीपी में तो है करोड़ रुपए, अगर ये संस्था रजिस्टर्ड है तो। जीडीपी में वही आता जो रजिस्टर्ड है। बिना रजिस्टर, जैसे कोई नाई की दुकान है और रजिस्ट्रेशन नहीं है, या कोई मेडिकल की दुकान है, रजिस्ट्रेशन नहीं, तो वो जीडीपी का हिस्सा नहीं। बट जो रजिस्टर्ड है वो सारा जीडीपी का हिस्सा है। तो जैसे मान लो रजिस्टर्ड कोचिंग है और 1 करोड़ रुपए का इसका टर्नओवर है सालाना, तो 1 करोड़ रुपए का इसने प्रोडक्शन किया टोटल। अब 1 करोड़ रुपए जीडीपी में तो है, बट सरकार में नहीं है। सरकार के पास जीडीपी का एक हिस्सा टैक्स के रूप में जरूर मिलता है। जैसे 1 करोड़ है तो इसमें जीएसटी लगी 18%, तो वो 18% जीएसटी जो है 18 लाख रुपए सरकार के इनकम रेवेन्यू जरूर होगा, वो 18% होगा। तो जीडीपी सरकार की इनकम नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जीडीपी बढ़ती है, सरकार की इनकम भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन अधिक होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स अधिक मिलेगा। तो टैक्स जो होता है ना, बेसिकली वो सरकार की इनकम है, जीडीपी इनकम नहीं। जीडीपी महज एक आंकड़ा है जो पूरे राज्य के भीतर जो टोटल प्रोडक्शन हुआ ना साल भर में, उन सबको हम योग करके और हम एडिशन 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 प्लस प्लस करके ज्ञात करते हैं। हाँ, वो जितना बड़ा होगा तो सरकार का टैक्स रेवेन्यू उतना ही अधिक होगा। ये बात हो गई। अब ये 2 शब्द और आते हैं, स्थिर मूल्यों पे जीडीपी और प्रचलित मूल्यों पे जीडीपी। बस इतना समझने के बाद आपको बेसिक्स समझ में आ जाएगा, और बेसिक आने के बाद मुझे आगे समझाने में थोड़ी सी मदद हो जाएगी। नहीं तो क्या आपके कई सारी टर्म समझ में नहीं आती है। ठीक है, अब अपन सीधे सीधे बिंदु पे जाते हैं कि स्थिर मूल्यों पे क्या होता है और प्रचलित मूल्यों पे क्या होता है। इसको अपन ऐसे समझते हैं। अब जीडीपी को जब भी ज्ञात करते हैं तो 2 बेस पे ज्ञात करते हैं, स्थिर मूल्यों पर जीडीपी, कांस्टेंट प्राइस जैसे कह सकते हो, और करंट प्राइस प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी। ये करंट प्राइस पे, तो करंट प्राइस पे जीडीपी और कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी। इसमें मूल्य स्थिर रहेंगे और इसमें मूल्य प्रचलित में रहेंगे, परिवर्तनशील रहेंगे। अब इसको थोड़ा सा सिंपल से समझना। हम कैसे जीडीपी याद करते हैं? हम करते हैं, आपको पता है कि जितना भी कुल उत्पादन हुआ, अब ये कुल उत्पादन कौन सा? ये वही कुल उत्पादन वस्तु और सेवाओं का साल भर के अंदर घरेलू सीमाओं के भीतर जो भी टोटल उत्पादन हुआ है, उस कुल उत्पादन को आप मूल्य से ज्ञात कर लो, गुणा कर दो। तो जैसे आप मूल्य से गुणा करोगे तो आपको स्थिर मूल्यों पर जीडीपी। अब बात यह है कि कौन से मूल्यों पे गुणा करें। तो स्थिर मूल्यों पे गुणा करना है उन मूल्यों से जो चेंज नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, एक आधार वर्ष और लाते हैं, आधार वर्ष का मूल्य के औसत मूल्य, आधार वर्ष के औसत मूल्य से गुणा कर दो तो आपको स्थिर मूल्यों पर जीडीपी मिल जाती है। अब जैसे आधार वर्ष की बात करूं तो राजस्थान सरकार का 2011-12 है और भारत सरकार ने 2022 को कर दिया। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। राजस्थान का कितना चल रहा है? 2011-12 का चल रहा है।
तो 2011-12 के जो प्राइस थे, एवरेज प्राइस, उनको ले लो और उत्पादन ले लो वर्तमान वर्ष का। तो वर्तमान वर्ष का कुल उत्पादन ले लो और आधार वर्ष के मूल्यों को गुणा कर दो, तो पता चलेगा हमें स्थिर मूल्यों पर जीडीपी का। अच्छा, अगर अपन यहां पे आए तो यहां पे वापस वही कि वर्तमान वर्ष का कुल उत्पादन ले लो और गुणा कर लो वर्तमान की मूल्यों से ही, प्रचलित मूल्यों से। वर्तमान वर्ष के मूल्य ले लो, तो इससे जो जीडीपी मिलेगा ना, वो प्रचलित मूल्यों पे जीडीपी कहलाएगा। अब आप मुझे कह सकते सर इसकी जरूरत कहां पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जैसे उत्पादन तो यहाँ पे भी सेम है, जैसे ये और ये उत्पादन सेम है। मान लो ये 100 टन है तो ये 100 टन नहीं होगा, क्योंकि ये 2026-27 का उत्पादन है और ये भी 2026-27 का उत्पादन है, मतलब उत्पादन सेम है, ठीक है। और आंकड़ा अलग आएगा दोनों का, क्यों? क्योंकि 11-12 की जो कीमतें थी वो कम होती थी और 26-27 की कीमतें, वर्तमान वर्ष की कीमतें अधिक है वस्तुओं की, तो ये डेफिनेटली कीमतें अधिक है यहाँ पे, तो ये जीडीपी बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो प्रचलित मूल्यों पे जीडीपी जो हमेशा अधिक होती है, किसकी तुलना में? स्थिर मूल्यों की तुलना में। इसके पीछे की रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि कीमतों में चेंजेस आ जाता है, और दूसरा रीजन क्या हो सकता है? मान लीजिए कि दोनों का प्रोडक्शन सेम है, उसके बावजूद भी अगर आंकड़ा अलग है, इसका साफ मतलब है कि जीडीपी में कोई ग्रोथ नहीं हुई है। पर आंकड़ा अधिक क्यों हुआ है? कीमतों की वजह से हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि टोटल उत्पादन 100 टन है यहां पे और ये 100 टन है इधर, उत्पादन सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों को एक ही साल का उत्पादन काउंट करना है, बस कीमतें अलग अलग साल की करनी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे पर यूनिट 8 रुपए है और यहाँ मान लेते हैं पर यूनिट 12 रुपए। अब देखते ही देखते यहाँ 1200 जीडीपी हो जाएगी, यहाँ 800 जीडीपी हो जाएगी। आंकड़ा तो बढ़ा है पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। इसलिए हमेशा ये ज्ञात करने के लिए कि जीडीपी में वास्तविक वृद्धि हुई है या केवल मौद्रिक वृद्धि हुई है। वास्तविक वृद्धि कहते हैं स्थिर मूल्यों पे जो जीडीपी होती है उसे वास्तविक वृद्धि कहते हैं। अगर वास्तव में उत्पादन बढ़ा हो तो हम कहेंगे कि हाँ, कि केवल मूल्यों की वजह से आंकड़ा नहीं बढ़ा है बल्कि टोटल प्रोडक्शन में भी अंतर आया है। देखा जाएगा ना कि स्थिर मूल्यों की जो 11-12 का प्रोडक्शन कितना था, 26-27 का प्रोडक्शन कितना है, तो पता चल जाता है। तो ये इसको हम वास्तविक जीडीपी भी कहते हैं और इसको हम मौद्रिक जीडीपी भी कहते हैं। ये थोड़ी सी फैक्ट टाइप की होती है। और फिर इस वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी को ज्ञात करने के लिए, इनका अनुपात करने के लिए मनी मल्टीप्लायर का यूज किया जाता है। तो जो भी है उसको तो अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप इतना समझ लीजिए कि जब स्थिर मूल्यों पे जीडीपी कहीं लिखा हुआ हो तो इसका साफ मतलब होगा कि उत्पादन तो वर्तमान वित्त वर्ष का लिया गया है और मूल्य आधार वर्ष के गुणा करके और जीडीपी ज्ञात की गई, जैसे हम वास्तविक जीडीपी कहते हैं। आंकड़ा कम होता है। और जब आप प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी का शब्द कहीं पढ़ो तब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि टोटल प्रोडक्शन लिया गया है इसी वर्ष का और मूल्य लिया गया है इसी वर्ष का, तो ये आंकड़ा हमेशा अधिक होता है, इसको हम मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। तो ये प्रचलित मूल्य का मतलब यही है कि इस वर्ष की कीमत और इसी वर्ष का उत्पादन, और स्थिर मूल्यों का मतलब है कि इस वर्ष का उत्पादन और आधार वर्ष की कीमतें। तो इन दोनों में इतना डिफरेंस आ जाता है, तो आप हमेशा देखोगे ये आंकड़ा हमेशा कम रहता है और ये आंकड़ा हमेशा अधिक रहता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। और एक शब्द आता है आपकी जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन कह सकते हो आप। तो जीवीए का मतलब होता है, अब इसमें क्या करते हैं हम, जीवीए में क्या होता है, जीवीए में जो बात होती है वो ये होती है कि हालांकि बहुत सारे चेंजेस हैं। आपको पता है कि अर्थशास्त्र के अंदर 3 क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र कहते हैं जिसको आप, उद्योग क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ प्रोडक्शन होता है, खेती वगैरह, कृषि, पशुपालन। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कोई प्रोडक्शन करते हैं तो हम उसको प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। चाहे आपके मछली पालन हो सकता है, खनिज संसाधन हो सकता है, खेती हो सकती है, पशुपालन हो सकता है, ये सारा का सारा प्राथमिक में चला जाता है।
यहाँ जो रॉ मटेरियल तैयार होता है वो उद्योगों में जाता है, यहाँ से इसको मैन्युफैक्चर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, ये सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। और सेवा सेक्टर को तृतीयक सेक्टर कहते हैं। ये क्या करता है? ये प्राथमिक उत्पादों को सेवा उद्योगों तक पहुंचाना, औद्योगिक उत्पादों को मार्केट तक पहुंचाना, मार्केटिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना, फाइनेंस करना, फंडिंग करना, ये सारा काम सेवा क्षेत्र करता है। अब आप अगर तीनों के अलग अलग आंकड़े ज्ञात करते हो और सप्लाई साइड की तरफ से ज्ञात करते हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको आपके सिंपल तौर पे जीवीए कहते हैं, ग्रोस वैल्यू एडिशन कहते हैं कि हर स्टेज पे इसकी वैल्यू में कितना चेंजेस आया। तो पहले जीडीपी ज्ञात किया करते थे, जीडीपी आज भी करते हैं। जीवीए में थोड़ा सा एनरिच करके किया जाता है, मतलब थोड़ा सा यूं कहिए कि आधुनिक तरीकों से जीवीए ज्ञात किया जाता है। तो जीडीपी का ही एक मॉडर्न रूप है। जीवीए में पूरा सेक्टरवार मूल्यांकन किया जाता है कि भाई कृषि में कितना चेंजेस आया, उद्योगों में कितना आया, सेवा में कितना आया। जीडीपी में इतना सूक्ष्मता से नहीं होता था। जीडीपी मांग पक्ष से देखता था कि उपभोक्ता कितनी डिमांड कर रहा है मार्केट से, और जीवी ये देखता है कि उद्योगों ने टोटल उत्पादन किया कितना है। जीडीपी देखता था कि उपभोक्ता ने मांगा कितना है। तो ये वो डिमांड साइड से बात करता था, ये सप्लाई साइड से बात करता है। तो कुल मिलाए काफी एक परिष्कृत रूप है जीवीए, जो इकोनॉमी की और बढ़िया स्थिति दिखाता है। हालांकि हम इस चैप्टर पे नहीं है, हम केवल एक इसलिए इसको पढ़ रहे हैं ताकि आपकी समझ विकसित हो जाए। तो अब मैंने मान के चल रहा हूं कि आपको जीडीपी, पीसीआई, प्रचलित कीमतें, स्थिर कीमतें, जीवीए, इनका बेसिक पता चल गया होगा। अब हम आते हैं अपने मेन बिंदु पे, ठीक है, सारांश पे आते हैं। देखो कई सारी टेबल्स बनी हुई है शुरुआत के अंदर, उस पे आप देखिए। सबसे पहला बिंदु लिखा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रोस, वही एस जीडीपी कह दो आप इसको, स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में टोटल उत्पादन आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्शन, घरेलू सीमा, और स्टेट के अंदर अगर सकल में से अगर आप मूल्यह्रास घटा देते हैं, डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं एनजीडीपी, नेट जीडीपी। मूल्यह्रास क्या होता है? अब देखो, अगर आपने करोड़ों रुपए का उत्पादन किया है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस उत्पादन को करने के लिए आपने मशीनों को भी घिसा होगा। तो मशीनों की जो घिसावट होती है उसका मूल्य आप घटा दोगे ना, तो जीडीपी में से जब वो मूल्य घटा देते हो तो एनडीपी बच जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको आप यूं समझ लीजिए, जैसे आप सरकार में, गवर्नमेंट में लग गए और आपकी सैलरी टोटल जैसे मान लेते हैं 1.5 लाख रुपए बन रही है, ये ग्रोस सैलरी है। अब उसमें से कटौतियां वगैरह निकाल के आपके अकाउंट में कितनी आ रही, वो नेट सैलरी होती है। तो टोटल जीडीपी कितनी है, उस जीडीपी को प्राप्त करने के लिए मशीनों की जो घिसावट हुई है, उस घिसावट का मूल्य उनमें से घटा देते हो तो आपको जीडीपी के स्थान पे एनडीपी मिल जाता है। तो एनडीपी शुद्ध इकाई है। तो सकल को नेट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से डेप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को घटाना पड़ता है, और कुछ भी नहीं है। चलो अब इसको देखते हैं। तो देखो, सकल राज्य घरेलू उत्पादन की क्या स्थिति है। अगर आप स्थिर मूल्यों पे बात करोगे, स्थिर मूल्य आधार वर्ष की कीमतों से गुणा करके प्राप्त किए जाते हैं। आधार वर्ष कौन सा है? राजस्थान का 11-12 है, 21-22 भारत का है। तो स्थिर मूल्यों पे अगर आप बात करोगे तो राजस्थान की जो जीडीपी है 25-26 की बात है, पिछले साल का आंकड़ा आता है इसमें, करोड़ों में अगर देखोगे तो 98,000, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 9,81,807 करोड़, मतलब 9.81 लाख करोड़ रुपए राजस्थान की जीडीपी है इस समय स्थिर मूल्यों पे। जो पिछली बार कितनी थी? 9 लाख करोड़ थी। मतलब आप मुझे कह सकते हो सर ग्रोथ हुई है इसमें, ग्रोथ रेट पॉजिटिव है। कितनी ग्रोथ रेट है हम आगे देखेंगे। देखो 21-22 में बहुत थी, 7.25 लाख करोड़ थी, 22-23 में 7.71 लाख करोड़ हुई, 23-24 में 8.30 लाख करोड़ हुई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये देखो बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। 21 से लेके 26 तक कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ हो रही है। ये कभी भी घटती है, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। जीडीपी कभी ऋणात्मक नहीं होती, हाँ ग्रोथ रेट ऋणात्मक हो सकती है। अब आप अगर प्रचलित मूल्यों पे देखोगे
तो ये आंकड़ा बहुत अधिक होगा। मैंने कहा था ना, स्थिर मूल्यों की तुलना में प्रचलित मूल्यों का आंकड़ा हमेशा अधिक होता है, क्योंकि प्रचलित मूल्यों में मुद्रास्फीति का भी इफेक्ट साथ में होता है, कीमतें अधिक हो जाती है। तो अब इसमें देखो आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18.75 लाख करोड़, मतलब जस्ट डबल। तो प्रोडक्शन इतना नहीं बढ़ा होगा जितना मूल्य बढ़ गए होंगे। तो ये 17 लाख करोड़, 15 लाख करोड़। तो अब आप देखोगे तो राजस्थान की जीडीपी, अब आपको एक आंकड़ा इसमें याद रखना है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, 25-26 का और ये 25-26 का। ठीक है, ये दो आंकड़े याद रखने, बाकी वाले क्यों दिए, बाकी वाले आपको केवल समझाने के लिए दिए। और जो जो आंकड़े याद रखने वो आप अंडरलाइन करते जाना, जो जो मैं बताऊंगा वो आंकड़े आप बढ़िया से याद रख लेना। अगर आप आगे जाके देखोगे तो इसमें ग्रोथ रेट कितनी, मैंने कहा ये ग्रोथ वी है। अब ग्रोथ वी कितनी, ये देखिए आप, ग्रोथ अगर आप देखोगे 25-26 की ग्रोथ रेट कितनी है स्थिर मूल्यों पे, 8.66% है। मतलब ये 9 लाख करोड़ में 8.66% ग्रोथ हुई है, और फिर आंकड़ा आया 9.81 लाख करोड़ का। और यही अगर आप प्रचलित मूल्यों पे देखोगे तो ग्रोथ रेट है 10.24%। ग्रोथ रेट घटी है, 8.77% से कितनी हुई, 8.66% हुई है, और 11.77% से कितनी हुई है, 10.24% हुई है। ये आंकड़ा याद रखना है। देखो अब मैं सिंपल प्रश्न आपसे परीक्षक कहाँ गलती करवाता है, आप देखना कि जीडीपी, सॉरी ये शायद कलर में देखता हूं। अब देखो जीडीपी क्या हुई है, 25-26 की तुलना में जीडीपी बढ़ी। कैसे बढ़ी, देखो 9 लाख से 9.81 लाख करोड़ है। ग्रोथ रेट भी बढ़ी, ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट घटी, ग्रोथ रेट बढ़ी नहीं, ग्रोथ रेट क्या हुई है, घटी है। पहले ग्रोथ रेट 8.77% थी, इस पर 8.66% हुई। अब ये प्रश्न कैसे गलत होता है कि राजस्थान के अंदर आपके 25-26 के वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट में कमी आई। बात सही है, ये पहले 8.77% थी, या 8.66% हुई, और प्रचलित मूल्यों पे भी कमी आई। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि जीडीपी तो बढ़ी है, क्या जीडीपी तो बढ़ी है, जीडीपी बढ़ी पर ग्रोथ रेट कम रही। बस अब इस लाइन को याद कर लो, काम हो गया आपका। और ये बात स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य दोनों पर लागू है। और आप देख सकते हो ये कंटिन्यूसली घटी है, 12.85 से ये 11.77, फिर और 10.24 हो गई, इधर बढ़ के फिर घटी है। तो इस तरह से प्रश्न परीक्षा में आता है कि पहले जो ग्रोथ हुई थी ना 8.30 से जो 9 पे आई है, इतनी ग्रोथ रेट इस बार नहीं है। तो अब आप समझ सकते हो कि जीडीपी बढ़ी बट ग्रोथ रेट कम हुई। अब इस ग्रोथ रेट कम कैसे हुई, पहले 8.77 थी, अब 8.66 हो गई। आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं, अब तीसरी जो तालिका थी, अब इसमें आपको केवल ये दो आंकड़े याद रखने हैं, पीछे वाले, और ये थोड़ा सा ये लाइन याद रखना है। अब आगे देखते हैं, अब आती बात जीवीए की, ग्रोस वैल्यू एडिशन, स्टेट के संबंध में है, राज्य मूल्यवर्धन। स्थिर मूल्यों पे क्या कंडीशन है, और मैंने कहा ना मूल्यवर्धन जो जीवीए है वो सेक्टर वारदास आता है। अब जैसे जीवीए ने कृषि क्षेत्र में बताया, और मैंने आपको कहा कि इकोनॉमी के अंदर 3 एरिया है, प्राथमिक, कृषि, उद्योग और सेवा। अगर आप 25-26 पे जाओगे, अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कहोगे ना, जैसे मैं आपको इधर ले आता हूं वापस, ये देखिए जीवीए, अब जीडीपी क्या है, जीडीपी को आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो, कृषि क्षेत्र प्लस उद्योग प्लस सेवा। अगर इन तीनों का अगर आप ऐड कर लेते हो तो आपको जीडीपी प्राप्त हो जाती है, इन तीनों का योग ही जीडीपी है। अब आप यहाँ पे देखिए, तो उस पूरे, जैसे मान लो स्टेट का जीडीपी 100 रुपए है, तो कृषि का योगदान स्थिर मूल्यों पे, ये स्थिर मूल्यों पे कितना है, 25.33%, उद्योगों का कितना है 28.21%, और सेवाओं का कितना है 46.46%। अब आपको कैसे याद रखना है कि राजस्थान की जो टोटल जीडीपी है या जो जीवी है, उसमें सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का। उसके बाद किसका है, उसके बाद उद्योगों का है, और सबसे कम योगदान किसका है, कृषि का सबसे कम योगदान है। एक तो एक आपको ये लाइन याद करनी है, और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि कृषि का योगदान घटा है, कृषि का योगदान क्या हुआ है, घटा। पहले 27 था, 25.33 हुआ।
उद्योगों का योगदान समान रहा है, न घटा है न बढ़ा है। और अगर इनका घटा है तो बढ़ा किसका है? बढ़ा सेवा क्षेत्र का। अब ये कथन आपको याद रखना है कि 25-26 के अंदर राज्य का जो कुल जीवीए है उसमें सबसे अधिक योगदान सेवाओं का है, जो पिछले साल की तुलना में ये 1% के आसपास जो है वो बढ़ा है। वहीं दूसरे नंबर पे उद्योग आते हैं, जिसका योगदान 28.21% के साथ 0% की न तो ग्रोथ है न कमी है। और कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है, पहले सेम था बाद में घटा, और ये लगातार घटता आ रहा है। देखिए आप, तो ये आपको लास्ट का ये आंकड़ा है ना, ये तो 3 आंकड़े याद रखने हैं, प्लस आपको ये याद रखना घटा, समान रहा और बढ़ा। ये जीवीए के अंदर कृषि का योगदान, उद्योगों का योगदान और सेवा का योगदान स्थिर कीमतों पे था। अभी हम किसकी बात करेंगे? प्रचलित। देखो, स्थिर आता है तब 11-12 कोष्टक में लिखा आता है, क्योंकि ये आधार वर्ष है। प्रचलित के कोष्टक में ऐसा कोई साल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये इसी वर्ष का है, तो इसके अंदर साल लिया नहीं जाता। कृषि की क्या स्थिति है? कृषि के अंदर प्रचलित मूल्यों का जो योगदान है 25.74 है, जबकि स्थिर मूल्यों पे कितना था? 25.33। इधर है 26.55, तो इधर कितना है? 28.21, और इधर है 47.71। अब देखिए, ये बढ़ा है योगदान, 24-25 की तुलना में क्या हुआ है? बढ़ा है। ये क्या हुआ है? ये 27.05 से 26.55 अर्थात कम हुआ है, और ये भी कम हुआ है। अब आप देखिए, तो आप अगर राज्य मूल्य वर्धन की बात करोगे प्रचलित मूल्यों पे, तो सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है और बाकी दोनों का कंट्रीब्यूशन घटा है। लेकिन एक चीज जो तय होगी वो ये कि राज्य के जीवीए में स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य दोनों की स्थिति में सबसे अधिक योगदान सेवा का है, बाद में उद्योगों का, उसके बाद कृषि का है। ये बात दोनों में सेम है। और एक बात और सेम है, दोनों में सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ा है और कृषि में दोनों में घटा है। हाँ, उद्योगों में भी प्रचलित में कम हुआ है, लेकिन स्थिर में 0 बना हुआ है, न घटा है न बढ़ा है। ये आंकड़े आपको लास्ट वाला याद रखना और घटा बढ़ा वाला आपको ध्यान रखना है। अब अगर अपन शुद्ध राज्य एनडीपी की, अब देखो एनडीपी क्या होती है? जब मैंने आपको कहा ना कि जीडीपी में से आप अगर मूल्यह्रास घटा देते हैं, और मूल्यह्रास क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मशीनें होती है, क्योंकि देखो आप उत्पादन कर रहे हो तो गिरावट तो होगी। जैसे आपने मोटरसाइकिल ली एक मार्केट से, खरीदी, नहीं खरीदी, आपने जो बाइक खरीदी है वो बाइक 15 दिन बाद आप बेचते हो तो डेफिनेटली उसकी रेट डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसका मूल्यह्रास है। कोई भी मशीन लेते हो उसके साथ सेम स्थिति आती है। तो मूल्यह्रास जो होता है वो आपके प्रोडक्शन के साथ मशीनों का मूल्यह्रास बना रहता है। तो इस वजह से अगर आप कह रहे हो कि भाई हमारे स्टेट में इतना सारा प्रोडक्शन हुआ, सॉरी, तो आपको ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि उस प्रोडक्शन में मशीन कितनी यूज हुई है, तो उसका आप मूल्य, जिसे अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं, इसको आप पूंजी क्षय कहते हैं, पूंजीगत क्षय भी बोलते हैं, तो वो घटा दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आप स्थिर मूल्यों पे बात करोगे तो राजस्थान का जो जीडीपी है ये कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,59,000 लाख करोड़ कह सकते हो, और जस्ट डबल हुआ है प्रचलित मूल्यों पे। ये 2 आंकड़े याद हो तो ठीक है, ना इतने महत्वपूर्ण नहीं जितने ये महत्वपूर्ण थे। अब देखिए स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पे कितना रहा है, और ये देखिए पूंजी निर्माण हुआ है, ये इतना सारी नई पूंजी की क्रिएशन की गई है, और सकल राज्य घरेलू उत्पादन का ये टोटल कितना प्रतिशत है? 29.53% है। तो हमारी जो टोटल जीडीपी है उस जीडीपी का लगभग 29.53% हिस्से में नई एसेट्स क्रिएट की गई है। बाकी सारा देखो होता क्या है, ये जो खर्चे होते हैं ना 2 टाइप के होते हैं। सरकार के जो भी खर्चे होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं पूंजीगत खर्चे, एक होते हैं राजस्व खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसके बदले न तो गवर्नमेंट को कुछ मिलता है, न कोई लाइबिलिटीज कम होती है। कुछ नहीं मिलने का क्या मतलब है? जैसे गवर्नमेंट को सैलरी दे दी, कर्मचारियों को दे दी, पेंशन दे दी, छात्रवृत्ति दे दी, वजीफे दे दी, इसके बदले सरकार को कुछ नहीं मिलना, और ना ही कोई सरकार का पुराना ब्याज खत्म होगा, सॉरी लोन खत्म नहीं होगा। ऐसे राजस्व व्यय कहलाते हैं।
पूंजीगत व्यय वो होते हैं जिसमें सरकार की एसेट्स बनती है। एसेट्स बनने का क्या मतलब है? आप यूं समझ लीजिए कि जैसे कोई ब्रिज बनाया, तो ये खर्चा कौन सा है? पूंजीगत खर्चा है। कोई सड़क बना दी, एयरपोर्ट बना दिया या रक्षा उपकरण खरीद लिए, ये सारी की सारी पूंजीगत खर्चे कहलाते हैं। अब जैसे एक अस्पताल बनाया, ये पूंजीगत खर्चा कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अस्पताल में 4 डॉक्टर लगा दिए, नर्सिंग कर्मी लगा दिए, तो उनकी सैलरी जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाती है। तो कहने का साफ मतलब है कि ये सारे पूंजीगत एक्सपेंडिचर 30% के आसपास जीडीपी के टोटल 30 लगभग 29.53% क्या हुआ है इनका स्थायी पूंजी का निर्माण हुआ है। और ये इतने मात्रा में लोन दिए गए हैं, ये लोन दिए गए हैं 6,91,000 के लगभग कॉमर्शियल बैंक ने लोन का काम किया है। ये मतलब ये सारांश है ना, तो इस पूरे चैप्टर में ये सारी बातें इसमें आएगी और इनको हम आगे जाके बड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कृषिगत उत्पादन सूचकांक की बात करोगे जिसका आधार वर्ष 2005-6 है, तो इसमें भी स्कोर हुआ है 243.55 जो पहले 214.42 था। अगर खाद्यान्न उत्पादन की बात करोगे तो 2024-25 में 309.62 लाख मैट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ था, जो 25-26 में घट के 283.98 लाख टन हुआ है। मतलब 24-25 की तुलना में देश राज्य के अंदर कुल खाद्यान्न उत्पादन घटा है कि बढ़ा है? घटा है। ऐसे कथन याद करने पड़ते हैं। तो देखो पहले 309.62 लाख मैट्रिक टन था, जो घट के 283.98 लाख मैट्रिक टन हो गए। ये लाख मैट्रिक टन का आंकड़ा है सारा का सारा। तो इस तरह से प्रोडक्शन में हमें क्या हुई है? कमी देखने को मिली है। अगर आप औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करोगे राज्य की, तो आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12 है और स्कोर हुआ है 153.29 का, जो पहले 154 था। तो इसका स्कोर भी क्या हुआ है? घटा है। थोक मूल्य सूचकांक जो कि महंगाई को बताता है, इसका आधार वर्ष आज भी 1999-2000 बना हुआ। ये आधार वर्ष पूछे जाते हैं कि इसका आधार वर्ष कौन सा है ऐसे। तो अगर आप इसकी बात करोगे थोक मूल्य सूचकांक की, तो ये 396.72 था 24-25 में, तो ये 399.74 हो गया है। मतलब रेट में चेंजेस आए हैं। ठीक है, ये आप प्रचलित मूल्यों पे देखोगे और 2.18 से 0.76 हुआ, तो ये थोड़ा कम हुआ है। अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा की क्या स्थिति है? 12वां चैप्टर है, 12, 11, 10, ये 9, 8, ये टोटल तालिकाएं हैं सारी की सारी समीक्षा के अंदर। अधिष्ठापित का मतलब होता है एस्टैब्लिश्ड कैपेसिटी। जैसे देश राज्य भर के अंदर जितने भी ऊर्जा के जो प्लांट लगे हुए, एनर्जी प्लांट, लाइट प्लांट, जितने भी जो भी आपकी विद्युत बनती है, उन प्लांट्स को 24 घंटे चलाया जाए फुल क्षमता के साथ, तो टोटल कितनी एनर्जी प्रोडक्शन हो सकती है? उसको हम अधिष्ठापित क्षमता कहते हैं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहते हैं। तो अगर आप 25-26 की बात करोगे तो 31,556 मेगावाट की हमारे पास में एस्टैब्लिश्ड कैपेसिटी है। मतलब साफ है कि अगर हमारे जितने भी ऊर्जा संयंत्र है, उसमें सौर ऊर्जा भी शामिल है, पवन ऊर्जा भी शामिल है, ये 24 ही घंटे फुल कैपेसिटी से अगर काम करते हैं, तो राज्य भर में 31,556 मेगावाट लाइट पैदा की जा सकती है। जबकि ऐसा होता नहीं है जनरली। जो पहले कितनी थी? 27,284 थी। तो इस अधिष्ठापित क्षमता में भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ये बढ़ेगी क्यों? क्योंकि इस समय स्टेट के अंदर जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो विद्युत, ये अपने पवन ऊर्जा हो, चाहे सौर ऊर्जा, उस पर गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है। तो ये कैपेसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। तो टोटल प्रोडक्शन कम है लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अधिक है। ठीक है, आगे देखो। तो ये खाली वो बातें लिखी हुई है कि जो थे ना पीछे, जैसे ये दो, एक ये निशान किया हुआ था, तो इसका मतलब क्या था? दिसंबर 2025 तक के आंकड़े, और कुछ नहीं है इसमें। अब राजस्थान का थोड़ा परिचय लिखा है इन्होंने। ये टोटल 12 टेबल्स है समीक्षा के स्टार्टिंग में ही, वो मैंने आपको समझा दी। इनके आंकड़े कौन कौन से याद करने थे वो भी मैंने बता दिया आपको। ये थोड़ा भूगोल का है, लेकिन देख लेते हैं अपन, मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था, मैंने कहा साथ में रिवीजन कर लेंगे। तो यह राजस्थान हमारा उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। 342,239 वर्ग किलोमीटर एरिया है टोटल। देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। जनसंख्या अनुमानित लगभग 8.33 करोड़ है। और ये अक्टूबर 2025 तक के आंकड़े, हालांकि अभी जनगणना के आंकड़े नए आएंगे तो चीजें चेंज हो जाएगी। राजधानी जयपुर है, आपको पता है। और पश्चिम से पूर्व
869 किलोमीटर विस्तार है, उत्तर दक्षिण 826 किलोमीटर का विस्तार है। समुद्र से दूरी अगर देखोगे तो कच्छ की खाड़ी हमारे से 225 किलोमीटर दूर है, और अरब सागर से दूरी हमारी लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, ये सारे स्टेट हमारे पड़ोसी राज्य हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी सीमाएं लगती है। भौगोलिक क्षेत्रों की बात करोगे तो मरुस्थल का एरिया आता है, फिर बीच में अरावली आता है, ये पूरा का पूरा पूर्वी क्षेत्र आ जाता है, मैदानी भाग है, नीचे पठारी भाग आ जाता है। 4 बड़े बड़े क्षेत्र राजस्थान के हैं। अगर आप भारत के साथ में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल 3.42 है, तो भारत का 32.87 है। जनसंख्या वगैरह ये सारे के सारे आंकड़े दिए गए, आप देख लेना इन आंकड़ों को। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था एक नजर में, आंकड़े लगभग बहुत सारे आंकड़े ऐसे होंगे जो बिल्कुल रिपीट होंगे, तो आपको ऐसे लोड नहीं लेना, रिपीटेड आंकड़े होंगे तो आपके रिवीजन नहीं होगा। जैसे इस आंकड़े को देखो आप, हम राजस्थान की इकोनॉमी में ये बात कर रहे हैं जीडीपी में वृद्धि दर और कौन से मूल्यों पे, प्रचलित मूल्यों पे। एक बार मैं वापस प्रचलित मूल्यों के उस आंकड़े पे आपको ले जाता हूं, टेबल पे। इस टेबल पे प्रचलित मूल्यों में कितना था, 18.75 लाख करोड़, और स्थिर मूल्यों पे कितना था, 9.81 लाख करोड़। ये ग्रोथ रेट थी 8.6 की और 10.24 की। अब आप देखिए यही आंकड़ा यहाँ पे है, यही आंकड़ा है यहाँ पे। कौन से मूल्य, प्रचलित, कितना है 18.75, और वापस वही 10.24 की ग्रोथ रेट है। पहले ग्रोथ रेट 11.77 थी और अभी 10.24 है, मतलब ग्रोथ रेट क्या हुई है, कम हुई है। जीडीपी बढ़ी है लेकिन ग्रोथ रेट क्या हुई है, कम हुई है। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है हमारे प्रचलित मूल्यों की, एसजीडीपी की बात कर रहे हैं। तो प्रचलित मूल्यों पे एसजीडीपी 18.75 लाख करोड़ है, 10.24% की ग्रोथ है। मतलब 17 लाख करोड़ से जो ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसका 10.24% जोड़ोगे तो आपको 18.75 लाख करोड़ मिलेंगे। ठीक है, और ये जो है ना 15 लाख करोड़ का, इसमें से आप 11.77% ऐड करोगे तो आपको 17 लाख करोड़ मिल जाएंगे। तो ग्रोथ रेट डाउन हुई है, हाँ कितनी डाउन हुई है, 11.77 से 10.24 पे आ गए। तो आप देख लो लगभग 1.50 के आसपास, 1.5% के आसपास डाउन हुई है। इसको आपको ऐसे ये दोनों चीजें याद रखनी है। अगर आप इसको स्थिर मूल्यों की बात करोगे तो वापस वही 9.81 हजार करोड़ का रहेगा ये, और ग्रोथ रेट कितनी है 8.66, पहले कितनी थी 8.77। तो आप यूं कह सकते हो कि जो ग्रोथ रेट है ये तो घटी है, माइनस में नहीं हुई है, घटी है, और जो जीडीपी थी वो बढ़ी है। कितनी सिंपल सी पॉइंट है, जीडीपी बढ़ी है, ग्रोथ रेट है वो कम हुई है। विकसित राजस्थान का डॉक्यूमेंट्स है, विकसित राजस्थान कब तक करना है, 2047 तक करना है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने कितने क्षेत्र चुने हैं, 13 चिन्हित क्षेत्रों में विशिष्ट एक रोड मैप तैयार किया गया है। वो हम करते हैं ना कि भाई परीक्षा में 40% अंक कैसे लाने हैं, और फिर उस 40% अंक लाने के लिए हमारे पास में क्या क्या योजना है, क्या प्लानिंग की जा सकती, कैसे की जा सकती है। उसी तरह से गवर्नमेंट ने भी चुना है कि भाई हमारे को 2047 तक डेवलप होना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या किया जाना चाहिए, कौन कौन से एरिया पे विशिष्ट रूप से काम किए जाने की आवश्यकता है। तो इसमें 13 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जिसमें ये अच्छे खासे उनके फेवर में डिसीजन लेंगे, अच्छा खासा उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और काफ़ी सारा स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे ताकि बाहर से भी इन्वेस्टर्स यहाँ आके काम कर सके, और 2047 तक ये सारे लक्ष्यों का मार्गदर्शन करेंगे, जिससे कि हमारा राजस्थान विकसित हो सके। कब तक, एट द रेट 2047 तक। 13 क्षेत्र कौन से हैं, ये प्रश्न परीक्षा में आने योग्य है, तो थोड़ा ध्यान रखना। देखो कृषि क्षेत्र भी चुना है इन्होंने, स्वास्थ्य का काम भी है, शिक्षा एवं ज्ञान को भी ले लिया है, समाज को सशक्त करने की बात की गई है, समावेशन की बात और की गई है। समावेशन का मतलब होता है कि देश के, राज्य के अंतिम कोने पर बैठा व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से वंचित है, उसको साथ लेके काम करना, गवर्नमेंट की योजना उस व्यक्ति तक पहुंचाना जो वास्तव में जरूरतमंद है, ये सारा समावेशन होता है। और उद्योगों को ले लिया, पर्यटन ले लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा ले लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें, संचार सब आ जाता है, जल सुरक्षा को ले लिया, पर्यावरण को भी साथ में रखा है,
रूरल डेवलपमेंट को भी ले लिया है, शहर का विकास भी ले लिया, अर्बन डेवलपमेंट, प्रभावी शासन। देखो शासन तंत्र जितना बढ़िया होगा, जितने अच्छे डिसीजन होंगे, उतना इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसी को भी ले लिया। तो देखो कृषि, उद्योग वगैरह ये सब आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें कहीं पर भी सेवा क्षेत्र लिखा नहीं है, बाकी सब लिखे हुए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा 13 क्षेत्रों में शामिल नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। सर्विस एरिया का कहीं नाम मुझे नजर नहीं आया, बाकी लगभग सारे ले लिए हैं। तो आप इसको याद रखना है कौन सा है कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछने के चांसेस पूरे रहते हैं। ये वापस सेम ही लिया है, प्रचलित कीमतों पे वही 18.75 लाख करोड़ का आंकड़ा है, जो पहले 17.1 का था। ये देखो तीसरी बार आंकड़ा रिपीट हो रहा है। और स्थिर कीमतों पे कितनी जीडीपी है राजस्थान की? 9.82 लाख करोड़ है, जिसमें ग्रोथ कितनी है? 8.66। जीडीपी बढ़ी है, ग्रोथ क्या हुई है? घटी है। तो ये दोनों आंकड़े तीसरी बार वापस रिपीट हुए हमारे सामने। अब जीवीए की बात करते हैं, क्षेत्रवार कितना योगदान है, ये भी आंकड़ा पहले आ गया है। तो सेवाओं का योगदान कितना है? 47.71% के साथ में सबसे बड़ा योगदान सेवाओं का है। दूसरे नंबर पे कृषि उद्योग क्षेत्र आ जाते हैं, 26.55। और तीसरे नंबर पे कृषि आ जाती है 25.74। आप ये मत सोचना ये पहली बार आंकड़ा देखा है, मैंने आपको बताता हूँ आपको। देखो ये आंकड़ा हमने पहले भी लिया है, और कहाँ लिया है? ये रहा। देखो ये आंकड़ा हमारा पहले भी आ चुका है, प्रचलित मूल्यों का। तो आप कई सारे आंकड़े रिपीट होंगे। रिपीट होने का फायदा ये होता है कि रिवीजन हो जाता है थोड़ा थोड़ा। अब देखो प्रति व्यक्ति आय, तो मैंने कहा था ना कि जो जीडीपी है, उस जीडीपी में से देश की कुल जनसंख्या का अगर आप पॉपुलेशन का भाग देते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है? फिर वो गुणा उड़ा करके परसेंटेज निकालोगे तो आपको पीसीआई मिल जाता है, पर कैपिटा इनकम मिल जाता है। वैसे प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय नहीं है, क्योंकि देखो अब जैसे राजस्थान की बात है, अब राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है पूरे साल की? ये 25-26 में 2,02,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए सालाना। अब आप सोचो, क्या मैं मेरी अगर बात करूं, तो मैं अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देखता हूँ तो भाई लाख रुपए मेरी सैलरी होगी, लाख सवा लाख के आसपास कुछ कट कटा के ऐसी कुछ आती होगी। तो 10-12 लाख गवर्नमेंट कर्मचारी कोई भी 8-10 लाख से सारे ऊपर है। प्राइवेट का काम करने वाला 2 लाख का क्या मतलब हुआ? 2 लाख का मतलब ये हुआ कि मंथली लगभग 15,000 रुपए, 15-16,000 रुपए। तो जरूरी नहीं है ना सबको 15-16,000 मिले। तो ये आंकड़ा महज एक आंकड़ा है, ये वास्तविकता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय का उच्च होना इस बात का संकेत नहीं है कि उस देश के नागरिकों की आय अधिक है। मध्य एशिया में चले जाओ, जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत उच्च है लेकिन गरीबी भी बहुत है। क्यों? क्योंकि आय की विषमता बहुत अधिक है। और जहां आय की विषमता अधिक होती है, वहां कुछ लोगों के पास में आय हो जाती है और समाज के, देश के बड़े हिस्से के पास में आय होती नहीं है, लेकिन भाग देते हैं तब उनकी आय को कैलकुलेट साथ में होता है। वो मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि 5 दोस्त बैठे हैं, एक के पास लाख रुपए हैं, चारों के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी 1 लाख बटा 5 आंकड़ों के अनुसार 20,000 रुपए उनके पास है। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं दिखाया जाता है। तो 2025-26 अगर आप बात करोगे प्रचलित कीमतों पे, तो कितनी रही है? 2.2, मतलब लगभग 2,02,000 रुपए। और ये बढ़ी हुई है, कितनी बढ़ी है? 32% इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। अगर स्थिर मूल्यों की बात करोगे तो ये 1 लाख रुपए ही सैलरी हुई है टोटल प्रति व्यक्ति आय, और ग्रोथ कितनी मिली है? 7.76 की। ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, जो आपको याद रखना है इसको। अब दोनों की आय का अगर अपन एक तुलनात्मक अध्ययन करें, तो देखो ये 2.2 और 1.03 है, वो तो ये आंकड़ा ये आ गया 25 और 26 का आंकड़ा। 2024-25 में देखोगे तो देखो अभी आप ये समझ सकते हो कि देखो ये ग्रोथ हुई है, मतलब सॉरी बढ़ी है ना? ये देखो पहले 88,000 थी, 95,000 भी, अब कितनी होगी? लाख होगी, लाख से ऊपर पहली बार गई है स्थिर मूल्यों पे। और ये 167 से 185 भी, 185 से 2.2 भी। तो आप ये समझ लीजिए कि स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य दोनों पर प्रति व्यक्ति आय में क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। ठीक है, और ग्रोथ रेट भी है ये 9.32 और 7.76।
आगे बढ़े। अब कुछ मूल्य सूचकांकों की बात की गई। देखो जो हमारी किसी भी मार्केट के अंदर वस्तुओं की जो कीमतें हैं, उन कीमतों का कितना चेंजेस हुआ, कीमतों के अंदर कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। हम एक शब्द पढ़ते हैं, मुद्रास्फीति सुनते हैं अखबारों में वगैरह में, इन्फ्लेशन जैसे कहते हैं। मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति में दो चीजें होती है। वस्तु की कीमतें कम हो जाती है, बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत में वृद्धि, और मुद्रा का मूल्य कम होता है। मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अभी थोड़े समय पहले अगर आप देखो कोई भी देश में चले जाओ, इंडोनेशिया की क्या कंडीशन है देखिए। भारत का 1 रुपया, वहाँ की मुद्रा भी रुपया ही है, इंडोनेशियाई रुपया बोलते हैं। भारत का 1 रुपया और वहां लगभग 170-80 का आंकड़ा चल रहा है अभी, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। मतलब हम 1 रुपया देंगे ना, तो उनके वो काम 180 रुपए देने के कारण होगा, एक्सचेंज करवाते हो तो। मतलब आप उनको 100 रुपए दो और वो आपको गुणा 180 करके दे देंगे आपको। मतलब उनकी मुद्रा का मूल्य खत्म हो रखा है। वहां 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के नोट चलते हैं। अब भारत और आप अमेरिका की तुलना कर लो। हम 90 रुपए, 95 रुपए देंगे तब हमारे को $1 मिलेगा। तो उनकी तुलना में हमारी मुद्रा की मूल्य पिटा हुआ। तो मुद्रा का मूल्य कम होने का कारण क्या होता है? जब देश में अनाप शनाप मुद्रा प्रिंट कर दी जाए, बड़ी संख्या में मुद्रा प्रिंट करे। अगर इतनी संख्या में मुद्रा प्रिंट कर ले तो मुद्रा की वैल्यू खत्म हो जाती है। फिर हर व्यक्ति के पास में लाखों रुपए होते हैं, और हर व्यक्ति के पास लाखों होंगे तो खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाती है, फिर वस्तुओं की वैल्यू बढ़ जाती है। जो काम आज आप सोचो कि 1970-80 के दशक में हम सुनते हैं ना कि भारत में पैसा था नहीं, तो चीजें 2 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए में बहुत अच्छी चीजें मिल जाती थी। फिर जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तु का मूल्य बढ़ता जाता है, क्योंकि जिसकी अधिकता होती है ना उसकी वैल्यू अपने आप ही कम हो जाती है। ये बात व्यक्ति पे भी लागू है और ये बात मुद्रा पे भी लागू है। और जिसकी कमी होती है, स्कार्सिटी इज द प्री कंडीशन ऑफ द इंक्रीजिंग योर वैल्यू। ग्रेसम ने भी कहा था कि अगर आपकी वैल्यू बढ़ानी है तो उसकी पहली शर्त यह है कि आप अपनी उपलब्धता को कम कर दो। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घट जाता है और वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा भागती है। वियतनाम में क्या था? वियतनाम के अंदर, वेनेजुएला के अंदर मुद्रास्फीति लाखों % में चली गई। मतलब लोग जो है ना, सिलेंडर लाने की बजाय पैसे को जला के हाथ खाना बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि सिलेंडर की रेट करोड़ों में होगी। कोई भी वस्तु हो तो कहते हैं कि ट्रक भर के पैसे ले जाने पड़ते, तब जाके जेब भर के सामान आता है। फिर इस स्थिति से बचने के लिए क्या करते हैं? करोड़ों को नोट जारी कर दे, 1 करोड़ रुपए का एक नोट, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो इनको जो आंकड़ों के रूप में दर्शाने का कार्य है, कितना कुछ बढ़ा, ये थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये एक व्यापक माप है। इसमें एक टोकरी है जिसमें फिक्स वस्तुएं डाली हुई लगभग 700 के आसपास। उन वस्तुओं की औसत कीमतों में कितना चेंजेस आता है, वो थोक मूल्य सूचकांक है। तो इसमें क्या किया जाता है? देखो, अभी भी राजस्थान में इसका आधार वर्ष 1999-2000, ये प्रश्न कई बार आता है परीक्षा में। और अभी WPI के अनुसार, होलसेल प्राइस इंडेक्स के अनुसार महंगाई कितनी है? 1.13% है। ठीक है, पहले ये 394.68 से बढ़ के 399.13 हो गया है। प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि है 1.71 की, और विनिर्माण में वृद्धि है 1.20 की, और ईंधन और बिजली का जो है वो है 0.07 का। ये 3 अंदर इसके फैक्टर और है WPI के। अगर आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करोगे तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 2016 है। ठीक है, और इसकी तुलना में अगर आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है ना, सीपीआई से आपके जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, इनका जो डीए वगैरह बनता है, महंगाई भत्ता वगैरह, सब सीपीआई के बेस पे बनता है। तो अलवर के अंदर अगर आप आईडब्ल्यू की बात करोगे, आईडब्ल्यू अगर मतलब इंडस्ट्रियल लेबर, इनकी बात करोगे तो अलवर में 2.202% बढ़ा है, भीलवाड़ा में 2.62 बढ़ा है। नेशनल स्तर पर इसकी ग्रोथ रेट है 2.46
1.75%, मतलब सारा कुछ कंट्रोल्ड है। जयपुर में 1.88% का CPI-IW में चेंजेस देखने को मिला है। बैंकिंग क्षेत्र का क्या प्रदर्शन रहा है वो भी हम देखते हैं। टोटल 4,619 ब्रांचेज पब्लिक सेक्टर के बैंक की है। RRB 1628 है। निजी क्षेत्र के बैंक 2301 ब्रांचेज है। छोटे फाइनेंशियल बैंक 577 है। विदेशी बैंकों की ब्रांचेज भी 7 है। पेमेंट बैंक 40 है, फोन पे, पेटीएम जैसे। कुल मिला के राज्य में 9172 बैंक ब्रांचेस खुली हुई है टोटल। ये आंकड़े पूछते नहीं है, बस दिमाग में रखना थोड़ा। राजस्थान में जो जमा राशि है उसमें वृद्धि हुई है 9.75%। मतलब आपको पता है कि होता क्या है, जैसे मैं आपको इसको समझाता हूं। जैसे ये बैंक है, ये बैंक है जैसे, और ये ग्राहक है, ये ग्राहक है, ये बैंक है। अब बैंक और ग्राहक के बीच का संबंध समझना। ग्राहक क्या करता है, बैंक के पास पैसे जमा करवाता है, और बैंक क्या करता है, जरूरतमंद को उधार देता है। अब जो ग्राहक जमा करवाता है, यह यूं समझ लीजिए कि बैंक के लिए, ग्राहक के लिए डिपॉजिट है। क्या है, डिपॉजिट है, जमा। पर बैंक के लिए क्या है, बैंक के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जिम्मेदारी। और बैंक वापस ग्राहक को उधार देता है, तो ग्राहक के लिए वो ऋण है, लोन है। क्या है, लोन है। वही बैंक के लिए वो क्रेडिट है, साख है। देखो शब्द कैसे चेंज होते हैं समझना आप। अगर आपसे पूछे कि आप जैसे बैंक में जमा करवाने जाते हो पैसे, तो आपके लिए जो डिपॉजिट है ना, वही डिपॉजिट बैंक की टर्म्स में बैंक के लिए लायबिलिटी। जैसे मैंने आपसे 1000 रुपए उधार लिए, आपके लिए तो डिपॉजिट है, बट मेरे लिए लायबिलिटी है ना, जिम्मेदारी है कि मैं आपको ब्याज सहित वापस लौटाऊं। और बैंक जिसको उधार देता है, आपने उधार लिए बैंक से, तो आपके लिए तो लोन है, बट बैंक के लिए वो क्रेडिट है। लोन और क्रेडिट में क्या फर्क होता है, वो लोन ब्याज साथ में जोड़ के, क्रेडिट हमेशा अधिक होता है लोन की तुलना में। इसलिए बैंक के लिए क्रेडिट और हमारे लिए वो लोन कहलाता है। ठीक है ना। तो इसको आप क्या कह सकते हो कि कई बैंक लायबिलिटी और क्रेडिट रेशियो होता है, कि किसी भी बैंक की लायबिलिटी कितनी है और क्रेडिट उसके पास कितना है। अगर लायबिलिटी अधिक है, क्रेडिट कम है, इसका मतलब बैंक डूबने वाला है। लायबिलिटी कम है, क्रेडिट अधिक पड़ा है, इसका मतलब बैंक अच्छी स्थिति में है। तो ये एक रेशियो है, लायबिलिटी और क्रेडिट रेशियो देखा जाता है बैंक का स्वास्थ्य चेक करने के लिए। तो इसमें देखो राजस्थान में डिपॉजिट बढ़ गए हैं, कितने, 9.75% की ग्रोथ देखनी गई है। जबकि जो ऋण और जमा है, मतलब लायबिलिटी और डिपॉजिट का जो ऋण जमा किस भाषा में है, ये कस्टमर के लिए डिपॉजिट एंड लोन है, यही आपके बैंक के लिए लायबिलिटी एंड क्रेडिट है। तो ऋण जमा का जो अनुपात है यह 89.61% हो गया है। मतलब इसमें क्या हुआ, ऋण और जमा का अनुपात, मतलब लोन जितने दिए गए हैं उसकी तुलना में जमाएं 89% हो चुकी है। लोन जमाओं से अधिक दिए जाते हैं। क्यों, आपको मैंने बताया ना कि जितनी जमाएं ली जाती है, वो जमाओं के बाद में लोन उसके डबल दिए जाते हैं। क्योंकि जमा जो ले ली, जैसे मैंने लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए, बैंक क्या करेगा, उसकी लोनिंग कर देगा। लोनिंग किस्तों में करता है, सीधी बात है। तो बैंक उसकी कई, जैसे बैंक 1 लाख की 3 लाख लोनिंग कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो आपको ये ध्यान रखना, ये दोनों आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। और 89.61 का आंकड़ा प्राप्त कर लिया। राष्ट्रीय औसत कितना है, 80.43 का है। तो इतनी सारी ब्रांचेज है, 9172 शाखाएं हैं टोटल, जिसके अंदर टोटल जमाएं कितनी पड़ी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 7,72,147 करोड़ रुपए टोटल बैंकों के पास जमाए हैं। और ऋण कितने दिए बैंकों ने, 6,91,000 करोड़। मतलब अभी भी बैंकों की जितनी जमा है उससे कम लोनिंग भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बैंकों की स्थिति अच्छी है, लायबिलिटी अधिक है यहाँ पे, और जमाएं ली हुई है, और क्रेडिट जो है वो मतलब ये ज्यादा होता तो बढ़िया रहता है।
ऋण ज़्यादा दिए होते तो बढ़िया रहता। 11 प्रति लाख जनसंख्या पर एक बैंकिंग कार्य है। प्रति लाख जनसंख्या पर 11 शाखाएं बनी हुई है। प्रति व्यक्ति बैंक जमा औसतन हर व्यक्ति का 92 रुपये औसतन जमा है। अब आपको सर मेरे खाते में तो 500 रुपये ही, पर बात वही है ना कि टोटल बैंकों के पास जमा कितनी है, टोटल अकाउंट कितने, उसका भाग दिया जाता है। तो 83,000 रुपये प्रति व्यक्ति बैंक ऋण भी है। तो आपके पास, आपके खाते में नहीं तो आपके ऋण भी नहीं है ना। तो ये जैसे 83,000 औसतन ऋण है हर व्यक्ति के ऊपर। अब किसी एक बिजनेसमैन ने 10 करोड़ का लोन ले लिया, तो फिर आप टोटल जो कस्टमर है उसके, उनका भाग दोगे तो पता चल जाएगा कि प्रति व्यक्ति का कितना ऋण है। अब आजकल तो सारों के बैंक अकाउंट तो खुल ही गए, खैर भाग सारों का ही चला जाता है। कृषि खाद्य प्रणाली का रूपांतरण, तो ये 25.74 का आंकड़ा पहले भी आया है कि जीवीए में हमारा योगदान कितना है, 25.74% का है। पशुपालन काफी अच्छा दोहरे आय के स्रोत के रूप में उभरा है और 1/3 से अधिक का योगदान दे रहा है। हालांकि वर्षा की अनिश्चितता से फसलों की अस्थिरता बनी हुई है, तो पशुपालन से थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। बाजरा, राई, सरसों, तिलहन, दूध, इनमें अग्रणी स्थान पर बनाए हुआ है। और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने हेतु बागवानी में भी काफी सारी विविधता राज्य में लाई जा रही है। अब खरीफ दलहन जो है ये 20.52 लाख मैट्रिक टन है, उत्पादन है टोटल। 2.34% की ग्रोथ है इसके अंदर। अगर रबी की दलहन की बात करें, ये खरीफ की दाल है, रबी की दालें 26.61 लाख टन है। तो राजस्थान में खरीफ की दालें अधिक होती है, रबी की दालें अधिक होती है। और ये 22.34% की ग्रोथ है टोटल इसमें। तो टोटल दाल कितनी हो जाएगी, 26.61 और 20.52 आप ऐड कर दो, खरीफ की दालें और रबी की दालें। अब कृषि खाद्य प्रणाली के लिए गवर्नमेंट कृषि के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, इसमें गवर्नमेंट की टोटल 10 योजनाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें से मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन है, नमो ड्रोन दीदी है, कृषि ऋण वगैरह, ये सारी योजनाएं पढ़ेंगे। और हम इस क्लास को नेक्स्ट क्लास में आगे पूरा करेंगे। उम्मीद है आज की कक्षा आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी और नेक्स्ट क्लास जो है उससे हम इस सारांश को पूरा कर देंगे। देखो, आपको खुद को याद करना है, हम केवल आपको थोड़ा सरलीकरण करके दे देंगे, शब्दों को सरल करके, और दूसरा हम आपको थोड़ा आइडिया दे देंगे कि सवाल कैसे बनता है और कौन से तथ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे ज़्यादा आपको ही काम करना है। और मुझे लगता है जो हम भूमिका निभा रहे हैं ये और भी बड़ी भूमिका हो जाती है। जब आपको कोई आइडिया दे देगा, ऐसा सवाल आता है, ये याद करना है, तो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छी रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, अब ये क्लासेस समीक्षा कंटिन्यू करेंगे और समीक्षा मैं पूरी कर दूंगा। पहले मैं भारत की समीक्षा किया करता था, इस बार राजस्थान की समीक्षा भी करेंगे। पुनः धन्यवाद।